नेक्स्ट चैप्टर रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग का मतलब क्या होता है आपका इनकम टैक्स में भी मैंने बताया था और जीएसटी में भी बता देता हूँ कि आपको गवर्नमेंट बेसिकली क्या बोलती है, हम तुम पे भरोसा करते हैं, आप क्या करो अपना डिटेल वगैरह जो है आप हमें दे दो कि आप इतना टैक्स आपको भरना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट जिसको बोलते हैं, आप खुद से असेसमेंट करके हम बता दो और हम क्या मान लेंगे उसको, और फिर आगे कुछ लगा तो हम प्रोसीडिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हम उसी को मान लेंगे। तो वो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि आपको कितना टैक्स भरना चाहिए, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट होता है जिसको रिटर्न बोलते हैं, उसमें आप क्या करते हो, फर्निश करते हो। तो जीएसटी में आपके बहुत टाइप के रिटर्न होते हैं, जीएसटीआर मंथली रिटर्न होते हैं, क्वार्टरली रिटर्न होते हैं, जो भी रहते हैं आगे देखेंगे, अलग अलग टाइप के सेल्स के रिटर्न होते हैं, परचेज के रिटर्न होते हैं, जो भी है आगे देखते हैं। तो ठीक है, क्या क्या सीखेंगे चैप्टर में, जब सीखेंगे तब पता चल जाएगा। रिविजन करते हैं तो ये सब इंट्रोडक्शन वगैरह में इतना भावनाओं में नहीं बहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटवर्ड सप्लाई के लिए क्या आएगा आपका, जीएसटीआर 1 आता है। ठीक है, जीएसटीआर 1 जो होता है वो आउटवर्ड सप्लाई के लिए फॉर्म होता है। फिर सेक्शन 39 में कौन कौन से रिटर्न होते हैं, 3B होता है, 4 होता है, क्या होता है सब अंदर देखेंगे अच्छे से, 5 होता है। फिर अदर रिटर्न में फर्स्ट रिटर्न है, एनुअल रिटर्न है, फाइनल रिटर्न है, और जीएसटीआर 11 यूआईएन जो होल्ड करते हैं ना उनके लिए। उसके बाद ये चैप्टर में क्या सीखेंगे, जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे और रिवाइज करेंगे, मतलब डिफॉल्ट डिले इन फर्निशिंग इन रिटर्न। अगर आपको डिफॉल्ट कर देते हो या डिले कर देते हो रिटर्न फाइलिंग में तो क्या आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बोला वही बोला है। जीएसटी में क्यों रिटर्न फाइलिंग का इंपॉर्टेंस है, आपको क्लास में अच्छे से बताया था कि क्या इंपॉर्टेंस है जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग का। जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो ड्यू डेट रिटर्न का है उसी के साथ टैक्स भरना होता है, तो टैक्स कलेक्शन इसी को जाता है। दूसरा, आप यहाँ पे आप कौन हो, आप हो आर, राम हो समझो, और ये है बलराम। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे अगर आप बता रहे हो कि मैंने इतना सेल किया अपने जीएसटीआर 1 में कि आपने बलराम को 10 लाख रुपया सेल किया, ठीक है, तो बलराम को भी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इसने 10 लाख परचेज किया। अभी टैक्स किसको भरना है, राम को टैक्स भरना है, बलराम से कलेक्ट करके राम को टैक्स भरना है, करेक्ट है। तो अभी राम बोलेगा, यहाँ से उसने समझो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए जीएसटी कलेक्ट किया है बलराम से, और गवर्नमेंट को बोल रहा है कि मैंने सर 40,000 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया है, सर पूरा किया ही नहीं। पर इधर बलराम जो है वो 1 लाख रुपए अगर वो पे कर रहा है तो वो 1 लाख रुपए का क्या लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, करेक्ट है। तो गवर्नमेंट इधर आईटीसी 1 लाख का दे रहा है तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसने 1 लाख रुपए टैक्स कलेक्ट किया है तो इसका जिम्मेदारी 1 लाख रुपए भरना है। ये पता कब चलेगा, जब आप रिटर्न फाइलिंग करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A 2B का क्या रिलेशन होता है यहाँ से पता चलता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि रिटर्न फाइलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है जीएसटी के अंदर। ये सब रिटर्न के साथ डील करने वाले हैं, ये सब सेक्शन के साथ डील करने वाले हैं रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में। सेक्शन 37 जीएसटीआर 1 की बात करता है। 1 जीएसटीआर का मतलब क्या है, जीएसटी रिटर्न, फॉर्म का नंबर है फॉर्म 1। ठीक है, 38 आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में तो क्या एक्ट कानून में ही नहीं है। जीएसटीआर 2 जो गवर्नमेंट का सपना था पूरा नहीं हो पाया, निकाल दिया गया। सेक्शन 39 में बहुत सारे सबसेक्शन है, 5-6 सबसेक्शन है जो आगे देखेंगे। सेक्शन 41 रिटर्न, 41, 42, 43 आपके सिलेबस में, मतलब एक्ट में ही अभी नाम के लिए है पर इनका रियल लाइफ में कोई रेलेवेंस है नहीं। 44 एनुअल रिटर्न, 45 फाइनल रिटर्न, 46 नोटिस भेजेंगे अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो, अगर रिटर्न नहीं फाइल किया तो लेट फीस लगाएंगे 47 में। और 48 जीएसटी प्रैक्टिशनर की बात करता है, जो क्या होता है आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट है जो स्टार्टिंग में बात किए हुए हैं, स्टार्टिंग के पेज में डाल दिए हैं। तो पहले अमेंडमेंट पढ़ने से पहले को कंसेप्ट तो रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं वापस ऊपर आऊंगा और आपको अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ऑल जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है, वो सब पोर्टल पे जाके। कुछ डेफिनेशन के बारे में बात की है, जो डेफिनेशन हम लोग ने ऑलमोस्ट हर चैप्टर में पढ़ ली है, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 37, रूल 59 के साथ रीड करना पड़ेगा, जो क्या बात करेगा, आउटवर्ड सप्लाई। अगर आप आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या, जो आप सेल कर रहे हो बेसिकली, आप जो भी आपकी तरफ से बाहर जा रहा है उसके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है उसके रिटर्न की बात हो रही है। किसमें, सेक्शन 37 में। किसको भरना पड़ेगा, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन है ना, जितने भी दुनिया में रजिस्टर्ड पर्सन है सबको आपको ये जीएसटीआर 1 भरना पड़ेगा। सेक्शन 37 में जीएसटीआर 1 होता है, जीएसटीआर 1 भरना पड़ेगा, पर 6 लोगों को नहीं भरना। 6 लोग में सबसे पहला आदमी कौन है, ऐसा आदमी जिसने कंपोजिशन टैक्स पेयर है, जो सेक्शन 10 में कंपोजिशन लेवी लेके बैठा है। दूसरा ऐसा टैक्स पेयर जो एनआरटीपी है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तीसरा ऐसा आदमी जो कि आईएसडी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। चौथा ऐसा आदमी जो कि आपका टीडीएस या टीसीएस,
टीडीएस चौथा, पांचवा टीसीएस। टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, टीसीएस कलेक्ट कर रहा है। और सिक्स ऐसा आदमी, सिक्स कौन है? एक ऐसा आदमी जो कि आपका ओआईडीआर का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया से। ठीक है, तो ये 6 लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग क्या करेंगे? बाकी सब लोग GSTR1 फाइल करेंगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी GSTR1 फाइल करेगा। ठीक है, ये 6 लोगों को छोड़ के बाकी सब GSTR1 फाइल करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR1, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन सब करेंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी करेगा, पर ये 6 लोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या है? फॉर्म कौन सा है? फॉर्म बाई GSTR1 है। GSTR1 में आपको क्या करना है? आप आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो, नाम है GSTR1। ठीक है, अगर आपका नील GSTR1 है, मतलब आपने पूरे इस महीने में कोई भी तरीके का आपने क्या नहीं किया? सप्लाई नहीं किया, आउटवर्ड सप्लाई, तो आपका जीरो से आउटवर्ड सप्लाई है, आपका कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो आपको नील फाइल करना पड़ेगा। नील GSTR1 फाइल तो करना ही पड़ेगा, पर नील कर दो। SMS से भी कर सकते हो। अभी नया फैसिलिटी निकाला है कि आप मोबाइल से SMS करके क्या करो, आपके OTP आएगा रजिस्टर्ड नंबर पे, उधर से वेरीफाई कर दो, आप रिटर्न मोबाइल से ही भर दो अगर आपका नील है तो। ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। यहाँ पे मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो अगले महीने की 10 तारीख है, ये समझो मैं मई मंथ में बैठा हूं, तो मई मंथ का रिटर्न मेरे को कब तक भरना है? अगले महीने, मतलब जून के 10 तारीख तक मेरे को रिटर्न भरना है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया। और आप 11 से 15 के बीच में रिटर्न नहीं भर सकते, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ पार्ट देखो, द ड्यू डेट फॉर मंथली फाइलिंग ऑफ GSTR1 इज बीइंग एक्सटेंडेड फ्रॉम 10th डे टू 11th डे। मतलब अभी वो 10 तारीख नहीं है, कमिश्नर ने वो डेट एक्सटेंड कर दिया है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको पता रहेगा कि 11 को आपको, मतलब अभी मई चल रहा है, तो आपको नेक्स्ट मंथ जो जून है, जून के 11 तक क्या करना है? GSTR1 भरना है। जुलाई चल रहा है तो अगस्त के 11 तक। तो क्वेश्चन आंसर में क्या लिखे सर? मॉड्यूल में तो दोनों लिखा है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है कि डेट क्या है? यहाँ पे देखो बोल्ड में लिखा है, डेट है आपका 10 तारीख। हाउएवर जो कमिश्नर है उसने क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया। हाउएवर कमिश्नर ने क्या किया? एक्सटेंड कर दिया 10 से 11 तक। फिर अगर आपका पिछले साल या ये साल, करंट ईयर या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, आपका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर कितना है? अप टू 1.5 करोड़ है, मतलब 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हो रहा है, तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहां से? क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज ऑफ नाउ दिस फैसिलिटी इज गिवन टिल द क्वार्टर, जैन से लेकर मार्च 21 तक दिया है। ठीक है, वो अपने को ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर आपका टर्नओवर पिछले साल या इस साल 1.5 करोड़ तक है, तो आप क्या करो? क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो। तो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का सर ड्यू डेट क्या रहेगा? वो भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला है? जब क्वार्टर एंड होता है उसके अगले महीने की 13 तारीख तक आप क्या करो? रिटर्न फाइल करो। जैसे पहला क्वार्टर क्या है? जैन, फेब, मार्च है फॉर एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है? अप्रैल। अप्रैल की 13 तक आप क्या करो? रिटर्न फाइल कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है? टैक्स पेयर फाइल कैन नॉट फाइल GSTR1 एट द एंड ऑफ करंट टैक्स पीरियड बिफोर एट द एंड ऑफ करंट पीरियड। मतलब क्या है? अभी ये समझो कि मई मंथ चल रहा है, तो मई मंथ का मेरे को GSTR1 फाइल करना है, तो मैं मई के अंदर नहीं कर सकता। जब मई खत्म होगा उसके बाद कर सकता हूँ। जून का करना है तो जून खत्म होगा उससे के बाद कर सकता हूँ, उससे पहले मैं थोड़ी कर सकता हूँ। उससे पहले पता कैसे चलेगा? पर उसके 2 एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पहला, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का एग्जाम मैंने एक्सप्लेन किया था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। क्या बोला गया था कि अगर कोई आदमी फेयर वगैरह में कोई उसका मतलब ऐसे स्टेट में सप्लाई करने जाता है जहां पे उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो केस में वो कर सकता है, मतलब मंथ खत्म होने से पहले GSTR1 फाइल। और दूसरा, किसी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो रहा है तो भाई जब कैंसिलेशन हो रहा है तब कर दे, और क्या है। ठीक है, फिर कंटेंट क्या है एक बार रीड कर लेना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है मतलब जो जहां पे वो सप्लाई का डेस्टिनेशन होता है वो स्टेट रेवेन्यू लेता है। हेंस द टैक्स रेवेन्यू इज ट्रांसफर टू द स्टेट विच इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो ये आपके सिलेबस में नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई फाइनल में आता है। ठीक है, ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सिंस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द शेयर ऑफ एवरी स्टेट इन द टैक्स रेवेन्यू। प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है। GSTR1 ऑल्सो कैप्चर इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, तो GSTR1 में भी प्लेस ऑफ सप्लाई का इन्फॉर्मेशन रहता है। सिंपल सी बात है। फिर क्या बोला हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ डिटेल आउटवर्ड सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर GSTR1। GSTR1 में कौन कौन सी डिटेल आपको फर्निश करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कुछ लिखा है। तो यहाँ पे एक नीचे बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है, उसके डायरेक्ट वहां से ही देख लेते हैं। एक सेकेंड, ये वाला चार्ट देखो क्या बोला हुआ है। सिंपल सी बात ध्यान रखना, आप रजिस्टर्ड हो। B2B का मतलब क्या है? आप भी रजिस्टर्ड हो, सामने वाला भी रजिस्टर्ड है। B2C का मतलब क्या है? आप रजिस्टर्ड हो, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है।
करेक्ट, इतना समझा? हाँ सर, इतना समझा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप भी रजिस्टर्ड हो तभी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, सामने वाला भी रजिस्टर्ड है, तो आप इससे जो भी टैक्स कलेक्ट करोगे, ये क्या करेगा, उसका आईटीसी ले लेगा। तो गवर्नमेंट को क्या पता है कि ये आदमी जो है ये रजिस्टर टू रजिस्टर सामने वाला आईटीसी लेने वाला है, तो गवर्नमेंट आपसे क्या बोलेगी, आपको हर एक ट्रांजैक्शन का इनवॉइस वाइज डिटेल हमको देना है। आपको क्या करना है, इनवॉइस वाइज डिटेल देना है, मतलब इनवॉइस नंबर हो गया, उसमें कितना अमाउंट है, कितना वैल्यू, कितना रेट, जो भी सामने वाले का जीएसटी नंबर, इनवॉइस वाइज डिटेल देना है। पर दूसरा केस क्या है, आप क्या हो, रजिस्टर्ड हो, सामने वाला क्या है, अनरजिस्टर्ड। आप रजिस्टर्ड हो, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड का पहला मतलब क्या होता है कि ये कोई तरीके का आईटीसी नहीं लेने वाला, तो गवर्नमेंट को कोई एक तरीके का टेंशन नहीं है कि भाई इसको कुछ देना नहीं है, जो भी टैक्स होगा सब हमारा पैसा है, आगे किसी को देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाइफरकेट करना है, क्या बाइफरकेट करना है कि सप्लाई इंट्रा स्टेट हो रहा है कि इंटर स्टेट हो रहा है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, एक ही स्टेट के अंदर अंदर है, जो रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट और वो स्टेट को बांटना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम कंसोलिडेटेड डेटा दे दो, मतलब तुम पूरे महीने का इतना सेल हुआ करके दे दो, कंसोलिडेट करके दे दो, हमें इनवॉइस वाइज डेटा नहीं चाहिए। पर अगर इंटर स्टेट सप्लाई चल रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट है, वो इंटर स्टेट का डेफिनेशन पता है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई चल रहा है तो आपको देखना है कि इनवॉइस का वैल्यू क्या है। अगर इनवॉइस का वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप क्या करो, इनवॉइस वाइज डेटा दे दो। अप टू 2.5 लाख है तो आप क्या करो, इंडिविजुअल कंसोलिडेटेड दे दो, इंडिविजुअल की जरूरत नहीं, कंसोलिडेटेड दे दो, ठीक है। फिर ऊपर यहाँ पे कुछ है कि आपको इनवॉइस वाइज डेटा देना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्कैन कॉपी देनी है, आपको डिटेल डालनी है, आपको स्कैन कर करके इनवॉइस अपलोड नहीं करने। और दूसरा है क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम का डिस्क्रिप्शन नहीं डालना, इतना पेन बेचा, इतना पेंसिल बेचा, ये सब जरूरत नहीं है। उसका HSN नंबर डाल दो। HSN नंबर हम लोग ने चैप्टर 3 में देखा था, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो होता है, बेसिकली क्यों होता है, आपके गुड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, नंबर दिया रहता है, नंबर से आप गुड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। वर्ल्ड में 6 डिजिट का HSN कोड होता है, इंडिया में 8 डिजिट का होता है। फर्स्ट 2 डिजिट चैप्टर होते हैं, नेक्स्ट 2 डिजिट हेडिंग होती है, नेक्स्ट 2 डिजिट सब हेडिंग होती है, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट कस्टम टैरिफ से लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें HSN वाले में अमेंडमेंट है, देखो पहले पोजीशन टिल 31 मार्च 2021 क्या था, यहां तक आपको मतलब जो इनवॉइस आप इश्यू कर रहे हो इसमें कितना HSN नंबर दिखाना है, चैप्टर तक दिखाना है, हेडिंग तक दिखाना है, सब हेडिंग तक दिखाना है। फायदा क्या होगा, क्लासिफाई कर सकते हैं, टैक्स इवेजन नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट बिका, ये फायदा होता है, ठीक है। तो पहले क्या था, पोजीशन टिल 31 मार्च 2021 क्या था, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, अगर आपका टर्नओवर एनुअल टर्नओवर पिछले साल का 1.5 करोड़ तक है, तो आपको क्या करना है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, HSN नंबर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है तो आप क्या करो, 2 डिजिट दिखा दो। अगर मोर देन 5 करोड़ है तो आप क्या करो, 4 डिजिट दिखा दो, ठीक है। 1.5 करोड़ तक कोई जरूरत नहीं है, 1.5 से लेके 5 2 डिजिट, 5 से ऊपर 4 डिजिट। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, अभी क्या पोजीशन है, पोजीशन फ्रॉम 1/4/2021, यहाँ पे बोला है कि अगर 1 रुपया भी आपका टर्नओवर होता है वहां से लेके 5 करोड़ तक, 1 रुपीज से लेकर, मतलब 1 रुपये से लेकर 5 करोड़ तक आपका टर्नओवर होता है, तो आपको ये देखना है कि आप और सामने वाला दोनों रजिस्टर्ड हो क्या, सप्लायर और रिसिपिएंट। अगर दोनों रजिस्टर्ड हो तो 4 डिजिट दिखा दो, अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो ऑप्शनल है, 4 डिजिट दिखाना है तो दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट दिखा दो। 6 डिजिट का मतलब क्या होता है, इसमें चैप्टर भी इंक्लूड होगा, हेडिंग भी इंक्लूड होगा, सब हेडिंग भी इंक्लूड होगा। 4 डिजिट मतलब चैप्टर और हेडिंग दिखा दो, बहुत हुआ। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ GSTR 1 टू द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को जो 2A फॉर्म में पता चल जाएगा, 2A क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, मतलब जैसे ही आप बोलोगे कि मैंने ये GSTR 1 में आप डिटेल डालोगे कि मैंने क्या किया, मैं राम हूं, मैंने बलराम को क्या किया, इतना अमाउंट का सेल किया, करेक्ट है। तो बलराम का GSTR 2A जो एक फॉर्म है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा कि आपने राम से इतना परचेस किया। भाई वो बोल रहा है मैंने इसको इतना सेल किया, तो ऑब्वियस सी बात है आपने इतना परचेस किया। तो अगर ये कुछ झोल बता रहा रहेगा, समझो ये इसने आपसे टैक्स कलेक्ट किया रहेगा 1 लाख और ये गवर्नमेंट को बता रहा है मैंने 50,000 रुपए ही टैक्स कलेक्ट किया है, तो बलराम को इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, 50,000 ही मिलेगा। यहाँ पे बलराम मारामारी करेगा राम से कि भाई मुझे 50,000 इनपुट टैक्स क्रेडिट कम क्यों मिला, तेरे को जो करना है कर भाई, मेरे साथ ये नहीं चलेगा, नहीं तो मैं तेरे साथ बिजनेस नहीं करूंगा आगे, करेक्ट है। जो GSTR 2A होता है वो नॉर्मल लोगों के केस में होता है और GSTR 4A होता है वो कंपोजिशन वालों का ऑटो पॉपुलेट होता है, ठीक है। फिर आगे क्या करते हैं, हाउ आर द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन द प्रायर पीरियड अमेंडमेंट। मतलब कोई पुरानी चीजों का मतलब समझो ना कि मेरे कोई पुराने
पाप थे, जहां पे मैंने गलत काम किए थे, अभी मेरे को उसमें कुछ चेंज करने, तो मैं क्या रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता हूँ क्या? जीएसटी में रिवाइज रिटर्न तुम नहीं फाइल कर सकते। क्यों नहीं फाइल कर सकते? उसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि आप इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन वाइज डेटा डाल रहे हो। भाई इसमें भी तुमसे गलती हो रही है, तो एक बात काम करो, रेक्टिफिकेशन कर देना, अमेंडमेंट कर देना, हम तुमको रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल करने देंगे। अगर रिवाइज रिटर्न फाइल करने दिया तो तुम चोरी करोगे, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे वही लिखा है कि आप क्या कर सकते हो, रिवाइज नहीं कर सकते, आप बेसिकली रेक्टिफाई कर सकते हो, बाद में आप उसमें चेंज कर सकते हो, जो टेबल एंट्री वगैरह होता है रीड कर देना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें तो अगर आपको ओमिशन मतलब कुछ चीज भूल गए थे डालना या कुछ एरर हो गया था, तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो। समझो ना, मैंने अभी ये मई मंथ चल रहा है, मई मंथ का रिटर्न फाइल किया, उसमें 5 इनवॉइस में भूल गया। आगे दिसंबर में मेरे को पता चला कि ये 5 इनवॉइस, जो दिसंबर आया तब मेरे को पता चला कि मैं 5 इनवॉइस भूल गया था। तो ये लोग क्या बोलते हैं, जब दिसंबर का तुम GSTR1 भरोगे तब उसमें दिखा देना कि ये 5 इनवॉइस में भूल गया था। वो टाइम पे तुम क्या करो, 5 इनवॉइस डाल दो, इसके ऊपर कोई टैक्स आता है तो वो भर दो, इसके ऊपर जो 18% के हिसाब से इंटरेस्ट होगा वो भर दो और आगे बढ़ो। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइम लिमिट ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो ये क्या रेक्टिफिकेशन से जिंदगी भर कर सकता हूँ क्या? जिंदगी भर नहीं कर सकता, एक लिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं। ये ड्यू डेट साला बहुत घिसा पिटा ड्यू डेट है, हर जगह यही आता है, याद होगा आपको। जब ये साल का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, 31 दिसंबर यहाँ तक। या फिर आप जो सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हो, 39 मतलब क्या, जो 3B GSTR 3B सितंबर मंथ का आप फाइल कर रहे हो, क्या डेट रहेगा, 20 तारीख बेसिकली रहता है 3B का डेट, करेक्ट है। जो सितंबर मंथ का मतलब अगले महीने का 20 तारीख ऑब्वियस बात है ड्यू डेट रहेगा, तो सितंबर मंथ का जो GSTR 3B है वो जब फाइल कर रहे हो, और एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग डेट एनुअल रिटर्न का, दोनों में से जो अर्लियर डेट है वहां तक आप अमेंडमेंट कर सकते हो। ठीक है, it may be noted that expression due date is missing in time limit prescribed under amendment under section 37(3). therefore such date apparently means actual date of filing and not the due date। मतलब जब आप एक्चुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो वो वाला डेट, ना कि ड्यू डेट। ठीक है, फिर बात करते हैं नील GSTR1 है तो आप SMS से कर दो, भाई नील है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, आप भाग नहीं सकते। फिर बात करते हैं टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर वॉलंटरी कैंसिलेशन GSTN। अगर आप GSTN नंबर का वॉलंटरी कैंसिलेशन करना चाहते हो तो जब तक एक्टिव थे वहां तक का GSTR1 आपको भरना पड़ेगा। इन केस टैक्स पेयर हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम नॉर्मल टू कंपोजिशन, आप पहले नॉर्मल थे फिर बीच में आप कंपोजिशन में आ गए। ठीक है, विल बी अवेलेबल फॉर फाइलिंग ओनली फॉर द पीरियड, जब तक आप नॉर्मल थे तब तक आप GSTR1 और 3B भरोगे, जब आप कंपोजिशन में आ जाओगे तब आप GSTR4 भरोगे। भाई ये सब रेड कर लेना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं GSTR3B। GSTR 3B क्या होता है, एक समरी रिटर्न है। एक क्या है, समरी रिटर्न है, जिसमें आपको क्या दिखाना है, आपको दो चीज दिखानी है। आउटवर्ड सप्लाई का भी डिटेल दिखाना है, इनवर्ड सप्लाई का डिटेल दिखाना है। ऑब्वियसली बात है, उसके ऊपर ITC रहेगा तो वो दिखाना है, पेमेंट ऑफ टैक्स कुछ करना है तो वो दिखाना है। ये सब चीजें कहाँ पे रहेगी, GSTR 3B में रहेगी। पहले GSTR 3 गवर्नमेंट का लाने का प्लान था, 3 नहीं ला पा रहे थे तो कुछ कम टाइम के लिए, मतलब फॉर लिमिटेड टाइम टेम्पररी पर्पज GSTR 3B लेके आए थे। अब गवर्नमेंट ने GSTR 3B और 1 को ही डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम मान लिया कि भाई अभी तुम यही करते रहो, अभी हम नया नहीं लाएंगे। ड्यू डेट क्या है, अगले महीने का 20 तारीख आपका ड्यू डेट है। ठीक है, नील रिटर्न है तो यहाँ पे अगले महीने का 20 तारीख और अगर नील रिटर्न है तो आप GSTR 3B में मतलब नील डिटेल है, मतलब ना तो आउटवर्ड का कोई डिटेल है ना इनवर्ड का डिटेल है, कोई तरीका का डिटेल है ही नहीं। तो आप क्या करो, SMS से कर दो। फिर कंटेंट क्या है एक बार पढ़ लेना। फिर GSTR 4 के बारे में आते हैं, तो उससे पहले GSTR 1 और GSTR 3B में कुछ अमेंडमेंट है। मैंने आप बोला था ना स्टार्टिंग के आगे वाले पेजेस में कुछ अमेंडमेंट है जो मैं बाद में बताऊंगा, तो उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे GSTR 3B इज बीइंग नोटिफाइड 20th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द रेलेवेंट मंथ। मतलब अगर मई चल रहा है तो मई का नेक्स्ट मंथ क्या है, जून, तो 20 जून तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 3B। ठीक, अभी मैं ऊपर अमेंडमेंट के ऊपर आ जाता हूँ एक बार, फिर आगे जाते हैं। फिर आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही मेन चीज था रिटर्न वाले टॉपिक में। ये चीजें, ये वाला अमेंडमेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे ऊपर क्या लिखा है एक बार, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका पिछले साल 1.5 करोड़ या ये साल 1.5 करोड़ तक एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपका जो रिटर्न है वो आप कैसे फाइल कर सकते हो, क्वार्टरली फाइल कर सकते हो GSTR1। कौन सी डेट वो सब लिखा हुआ है। फिर क्या रीजन था उसके बारे में लिखा है, आर नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है,
ये ड्यू मतलब यहाँ पे जो फीस वगैरह, लेट फीस वगैरह की डिटेल लिखी है उसके बारे में बात करते हैं, पर इतना कोई ये सर ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो है ना, ये स्टार मार्क कर दो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 Jan 2021, ये जो Jan 21 गया वहां से टैक्स पेयर विद टर्नओवर बिलो 5 करोड़, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, वो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी क्वार्टरली फाइल कर सकता है। देखो जीएसटीआर 1 तो वैसे भी 1.5 करोड़ से कम था, तो भाई वैसे भी वो क्या कर रहे थे, क्वार्टरली फाइल कर रहे थे। तो यहाँ पे जीएसटीआर 3 वालों को भी छूट दिया गया कि अगर आपका पिछले साल ये टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आप क्या करो, जो भी जीएसटीआर 3B और 1 है वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर दो। सच टैक्स पेयर वुड फॉर द फर्स्ट 2 मंथ। तो यहाँ पे सर ये सवाल आएगा, ये देखो यहाँ पे अभी आगे आप रीड करोगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा। मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या बोल दिया, आप जीएसटीआर 3B का पर्पस क्या होता है, आपका टैक्स भरना, सिंपल सी बात है, आपका टैक्स भरना। ये लोग ने क्या बोला कि आप क्वार्टरली बेसिस पे क्या करो, जीएसटीआर 3B भरो। तो सर क्या टैक्स भी क्वार्टरली बेसिस पे करना है? नहीं, इन्होंने बोला आपको रिटर्न क्वार्टरली पे करना है, पर टैक्स जो है वो मंथली पे करना है। तो सवाल ये इंपॉर्टेंट आता है कि सर टैक्स मंथली कैसे पे करें, क्योंकि हमें क्वार्टर एंड होगा तब हमें डिटेल पता चलेगा ना, क्वार्टर जब एंड हो जाएगा तब डिटेल पता चलेगा कि कितना टैक्स भरना है। तो इन्होंने एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिया कि देखो जैन फेब मार्च, समझो फर्स्ट क्वार्टर है, जैन फेब और मार्च, ठीक है। तो आपका तीनों का मिला के क्वार्टर का आपने 10,000 रुपये क्या किया है, टैक्स पे किया, 10,000 रुपीज टैक्स पे किया। अभी नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा आएगा, अप्रैल, मई और जून। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जून मंथ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक तो आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपके पास डेटा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको प्रॉब्लम है कि सर अप्रैल और मई में टैक्स क्या भरे, तो हम बताते हैं। ये जो लास्ट क्वार्टर का जो भी टैक्स लायबिलिटी था उसका अप्रैल मंथ में भी 35% पे कर दो, मई मंथ में भी 35% पे कर दो, मतलब 3,500 पे कर दो। जो रिमेनिंग है वो आप क्या कर दो, जून में पे कर दो। समझे? तो वही लिखा हुआ है कि इफेक्टिव फ्रॉम 1 Jan 2021 टैक्स पेयर विद टर्नओवर बिलो 5 करोड़, जिनका 5 करोड़ से कम है वो क्वार्टरली भर दो। सच टैक्स पेयर वुड फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर उसको क्या करना है, 35% ऑफ नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी ऑफ लास्ट क्वार्टर। जो लास्ट क्वार्टर था उसका जो भी टैक्स लायबिलिटी था उसका 35% फर्स्ट 2 मंथ में आप पे कर दो यूजिंग एन ऑटो जनरेटर। चला ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इफेक्टिव फ्रॉम 1 Jan 2021 वो जीएसटीआर 1 का क्वार्टरली ड्यू डेट क्या है, 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ है, जो हम लोग ने पढ़ लिया ऑलरेडी, दिया हुआ है नीचे। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 Jan 2021 फॉर मंथली फाइलर। जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए ये जो आगे लिखा हुआ है 1 Jan 2021 से एप्लीकेबल है, और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए सेम चीज एप्लीकेबल है 1 अप्रैल से। ठीक है, ये समझा। मंथली वालों के लिए 1 Jan से है, क्वार्टरली वालों के लिए 1 अप्रैल से। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका जो जीएसटीआर 3B है उसमें क्या हो जाएगा पता है, ऑटो पॉपुलेट होगा। मतलब जो सेल्स का डेटा है वो जीएसटीआर 1 से ले लिया जाएगा, और आपका इनपुट का डेटा, मतलब जो इनवर्ट सप्लाई है उसका डेटा, आईटीसी वगैरह का डेटा आपका जीएसटीआर 2B से ले लिया जाएगा। तो मतलब ये ऑटो पॉपुलेट होगा, बस यहाँ पे इतना लिखा है। कब से होगा, मंथली वालों के लिए 1 Jan 2021 से होगा, और उनके लिए 1 अप्रैल 2021 से होगा। लास्ट पार्ट क्या है, जीएसटीआर 1 and 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम टू बी एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च। जो फोर्थ पॉइंट है जो क्या बोलता है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B जो आपका नॉर्मल रिटर्न होते हैं वो जो है वो उसका टाइम लिमिट है एक्सटेंड हो गया टिल 31 मार्च 2021। बेसिकली पहले जो 3B वगैरह था ये टेम्पररी बेसिस पे लेके आए थे, पर अभी इनको क्या कर दिया है, परमानेंट कर दिया है, 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया था, आगे भी चल रहा है वैसे भी। और जीएसटी लॉ हैज टू बी अमेंड टू मेक जीएसटीआर 1 को और जीएसटीआर 3B को डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम बना दिया। मतलब यही डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग रहेगा किसमें, जीएसटी सिस्टम में। इज इट ओके? यस सर। फिर मैं ऊपर आके एक बार आपको सेक्शन का लिस्ट गो थ्रू कराना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पे सेक्शन 37 जो है, सेक्शन 37 जो है वो क्या बोलता है जीएसटीआर 1 के बारे में। 38 अभी नहीं है। 39 आपका क्या, 39 में बहुत सारे, 39 1 है, 3 है, 2 है, 39 5 है, 39 9 है अपने सिलेबस में, वो सब देखेंगे। ठीक है। सेक्शन 40 क्या बोलता है, फर्स्ट रिटर्न की बात करता है। सेक्शन 40 क्या, फर्स्ट रिटर्न जो हम लोग आगे देखने वाले। सबसे पहले 39 में कुछ पार्ट बचा हुआ है 3B के बाद, वो देख लेते हैं, और उसके बाद सेक्शन 40 वगैरह पे चले जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं पता तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जीएसटी के रिलेटेड रिटर्न फाइलिंग सेक्शन जो है उनका समरी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। एक सेकंड, जिसमें आपका एक पेज अगर ये आप कंप्लीट कर लोगे ना तो आपका ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी। मतलब 90% रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। एक सेकंड, ओपन हो रहा है।
यहाँ पे देख सकते हो कि रिटर्न किसके लिए, आउटवर्ड सप्लाई के लिए है, तो कौन सा रिटर्न होगा, सेक्शन नंबर 37 होगा। फॉर्म क्या है, GSTR 1 है। कौन पर्सन लायबल रहेगा रिटर्न फाइल करने के लिए, हर एक आदमी लायबल रहेगा एक्सेप्ट 6 लोग जो मैंने आपको बताया। ड्यू डेट क्या है, मंथली है, क्वार्टरली है। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, हाँ बिल्कुल है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अभी आपको पढ़ना क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट रिलेटेड टू HSN, तो इतने कम जगह में वो लिखेंगे तो पूरा पेज ही बुक ही बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया अमेंडमेंट रिलेटेड टू HSN, तो आपको बुक में जाके वो अमेंडमेंट पढ़ लेना। ऐसे करके जितने भी आपके GST के रिटर्न है, यहाँ पे देखोगे तो CA इंटर के लिए खत्म हो गया है, मतलब यहाँ तक CA इंटर के लिए है। इसके बाद ये 3 और रिटर्न है जो CS एग्जीक्यूटिव और CMA इंटर वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये वाली जो शीट है वो आप जाके कहाँ से ले सकते हो, टेलीग्राम से ले सकते हो। टैक्स सेंटर हेडिंग सर्च करोगे या डिस्क्रिप्शन में मैं क्या डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करो, टैक्स सेंटर में पहुंच जाओगे। सेक्शन वाइज समरी दिया हुआ है, इनकम टैक्स का सेक्शन वाइज समरी, GST का भी दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे समरी नोट्स दिए हुए, एग्जेम्पशन हो गया, रिटर्न्स हो गया, बहुत सारे हैंड रिटन चार्ट्स डाले हुए हैं जो आप एक एक पेज में एक एक कंसेप्ट पूरा रिवाइज कर सकते हो। जैसे ये अप्रोक्सीमेटली एक पेज में आप पूरा एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करो, कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है तो वो पढ़ लो और आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो जस्ट एक हेल्प है मेरी तरफ से, अगर आप उठाना चाहो तो यूज उसका उठा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर मैं आपको GSTR 3B के बाद लेके जाना चाहूंगा नीचे, एक सेकंड। कंटेंट ऑफ GSTR 3B हो गया। अभी मैं नेक्स्ट आते हैं GSTR 4 के ऊपर। सेक्शन 39(2) क्या बोलता है, GSTR 4 के बारे में बात करता है। ऊपर क्या था, 39(1) क्या था, आपका 3B के बारे में था। 39(2) क्या बोलता है, जो कंपोजिशन सप्लायर रहते हैं, जो सेक्शन 10 में कंपोजिशन लेवी के अंडर ऑप्ट करते हैं, उनके लिए आपका क्या एप्लीकेबल होगा, GSTR 4 एप्लीकेबल होगा। इज इट? तो GSTR 4 किसके लिए एप्लीकेबल होने वाला है, कंपोजिशन लेवी वालों के लिए एप्लीकेबल होना वाला है। तो पर्सन एलिजिबल टू फाइल रिटर्न पीरियडिकली फॉर्म ऑफ रिटर्न, ठीक है। कौन करेगा, जिसने सेक्शन 10 में रजिस्ट्रेशन लेके रखा है वो क्या करेगा, फॉर्म नंबर GSTR 4 में सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल करेगा। GSTR 4 जो है एनुअली फाइल होगा, ईयरली, एक साल में एक बार GSTR 4 आपको फाइल करना है। फिर क्या बोला हुआ है कि देखो, साल में रिटर्न तो एक बार फाइल करना है, पर जो टैक्स है वो टैक्स आपको क्वार्टरली जमा कराना है। रिटर्न क्या ईयरली फाइल करना है, पर टैक्स क्वार्टरली फाइल जमा कराना है। तो कैसे क्वार्टरली जमा करेंगे, एक CMP 08 करके फॉर्म रहेगा, GST CMP 08 करके एक फॉर्म है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको टैक्स पे करना है हर क्वार्टर का। करेक्ट है। इसका ड्यू डेट क्या रहेगा, जब क्वार्टर खत्म हो रहा है, समझो अप्रैल मई जून, जून खत्म हो रहा है तो जुलाई का 18 तारीख जो है वो आपका क्या रहेगा, ड्यू डेट रहेगा। यहाँ तक आपको क्या करना है, CMP 08 फाइल कर देना है। While a composition supplier is required to file the return GSTR for annually, he is required to pay tax quarterly, जो मैंने बताया वही बात है। ऐसा क्यों ऑप्शन दिया, देखो रिटर्न एक बार फाइल करेगा तो उसका हेडेक कम रहेगा, पर टैक्स अपन ने कंपोजिशन स्कीम भी पढ़ा था जिसमें साफ साफ लिखा था आपको क्वार्टरली टैक्स पे करना है। कितना परसेंट वो अपन ने वहां पे देखा हुआ है, सिर्फ सेल्स ले लो, टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर इन यूटी मल्टीप्लाई बाय वो रेट लगा दो, आपका क्या आ जाएगा, टैक्स का अमाउंट आ जाएगा, उतना टैक्स भर दो। फिर यहाँ पे ड्यू डेट लिखा हुआ है, देखो CMP 08 का तो हम लोग ने देख लिया, जब क्वार्टर खत्म होगा, अप्रैल में जून का क्वार्टर है तो जून का अगला महीना क्या आएगा, जुलाई, जुलाई का 18 तारीख आपका क्या है, रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट। और GSTR 4 जो है वो ईयरली जाएगा, तो क्या ड्यू डेट है, ये साल खत्म होगा, कब से खत्म होगा, अप्रैल से लेके मार्च, मार्च में खत्म हुआ तो उसके अगला महीने का लास्ट डेट मतलब अप्रैल का लास्ट डेट 30th ऑफ अप्रैल आपका क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा। ये सब यहाँ पे समरी में लिखा हुआ है, ड्यू डेट वगैरह क्या है, तो आपको यहाँ पे एक पेज में सब कुछ कंसाइजली मिल जाएगा, इसके लिए आप वहां से देख सकते हो। फिर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनवर्ड सप्लाई क्या मतलब, जितना आप इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो उसके केस में क्या हो जाएगा, वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, मतलब अपने आप आ जाएगा अंडर GSTR 4A। 2A किसके लिए होता है, नॉर्मल लोगों के लिए होता है। 4A किसके लिए होता है, आपका कंपोजिशन डीलर के लिए होता है। कंटेंट क्या है, कंटेंट एक बार रीड कर देना। फिर क्या है, कंसोलिडेटेड, आपको क्या करना है, जो आउटवर्ड सप्लाई है, जो कंपोजिशन पर्सन आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उसके रिलेटेड आपको क्या करना है, कंसोलिडेटेड डेटा देना है। क्यों देना है, या आप क्या हो, कंपोजिशन डीलर हो, आप जो भी सप्लाई करोगे उसके ऊपर ITC तो वैसे भी नहीं मिलेगा सामने वाले को, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर वो वाला स्पेशल टैक्स रेट लगने वाला है। तो गवर्नमेंट को सामने ITC नहीं देना तो उनको कोई मतलब नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं कि कंसोलिडेटेड डेटा दे दो। पर इनवर्ड सप्लाई जो आप करते हो उसके केस में आपको इनवॉइस वाइज डेटा देना पड़ता है, ये ध्यान में रखना। रीड कर लेते हैं एक बार। कंपोजिशन टैक्स पे नीदर एंटाइटल, ना तो उसको ITC मिलता है ना ITC वो कस्टमर को पास करता है। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर को क्या करना है, कंसोलिडेटेड डिटेल देना है और इनवॉइस वाइज नहीं देता है। पर हाउएवर डिटेल्स ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई,
सिर्फ इतना ध्यान रखो, इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट दो ही तो टाइप का सप्लाई होता है। जो आप इनवर्ड सप्लाई कर रहे हो उसके केस में आपको क्या इनवॉइस वाइज डेटा देना है, और आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो उसमें कंसोलिडेटेड डेटा देना है, ध्यान रखना। नील रिटर्न, अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको कंपलसरी मैंडेटरी है नील रिटर्न फाइल करना। आप एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हो। नील रिटर्न कब माना जाएगा, जब इनवर्ड आउटवर्ड जितनी भी रिटर्न में टेबल है, एक भी टेबल में कोई डेटा नहीं है तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, नील रिटर्न मान लेंगे। फिर क्या है, स्टेटमेंट रिटर्न फॉर द पीरियड प्रायर टू ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम। ये देखो, इस दिन आपने कंपोजिशन स्कीम लिया, इससे पहले वाला पीरियड, अभी आप क्या हो, कंपोजिशन डीलर हो, इससे पहले वाला जो डिटेल है उसके रिलेटेड क्या करना है, तो उसके रिलेटेड जो पहले जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एनुअल रिटर्न जो भी फाइल करना था वो आपको फाइल करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा, जीएसटीआर फॉर द पीरियड प्रायर टू एग्जिस्टिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम, मतलब एक सेकेंड, रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू विड्रॉ फ्रॉम, अगर आप क्या कर रहे हो, पहले कंपोजिशन स्कीम में थे, अभी आपने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, अभी आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहना चाहते तो क्या करोगे। देखो ये पीरियड तक का आपको CMP 08 और GSTR 4 दोनों फाइल करना पड़ेगा जब जब उसका ड्यू डेट आएगा। समझो आप अक्टूबर में 30 अक्टूबर को क्या करते हो, 30 अक्टूबर को आपने समझो कंपोजिशन स्कीम से निकल गए, 31 को आप नॉर्मल में आ गए, तो अक्टूबर तक का अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर होता है, तो अक्टूबर क्वार्टर का CMP 08 में आपको 1 जैन को, मतलब जो भी वो 13 जैन उसका ड्यू डेट था, वहां तक आपको क्या करना है, CMP 08 भरना है। और अक्टूबर तक का एनुअल रिटर्न भी आपको 30 अप्रैल तक फाइल करना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न मतलब GSTR 4 की बात कर रहा हूँ, एनुअल रिटर्न मुंह से निकल गया, GSTR 4 की बात कर रहा हूँ, जो कंपोजिशन डीलर को देना पड़ता है। इज इट ओके? यस सर। होप सब क्लियर हो रहा है। मैं फटाफट जा रहा हूँ क्योंकि इन डिटेल क्लास में बताया जाता है आपकी कम से कम टाइम वेस्ट हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट मॉड्यूल से कवर हो, ये चाहता हूँ, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। एज पर सेक्शन 29.2 कहाँ है पता है, रजिस्ट्रेशन जो सीखा था ना हम लोग में, उसमें कैंसिलेशन हो रहा था, पता है, रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन, वो 29 सेक्शन था। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एम्पावर है टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये तो सेक्शन 29 वही बोलता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो उसके केस में आपको क्या करना है, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज नॉट फर्निश, यहाँ पे सिंपल सी चीज वो लिखी है जो हम लोग ने रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी देखा था। अगर कोई कंपोजिशन पर्सन है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करता, GSTR 4 नहीं फाइल करता, मतलब 3 साल तक फाइल नहीं करता, तो प्रॉपर ऑफिसर उसका रिटर्न क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। बाकी सब लोगों के केस में अगर 6 महीना आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इज इट ओके? यहाँ पे वही ऊपर जो लिखा हुआ है उसका कुछ अजीब तरीके का समरी बना के दिया है। यहाँ पे GSTR 4 ऊपर खत्म हो जाता है, अभी हम लोग GSTR 5 के ऊपर आते हैं। GSTR 5 क्या बोलता है, NRTP के केस में, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होता है उसके केस में आपको रिटर्न कैसे फाइल करना है। NRTP याद रहेगा आपको, 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। GSTR 5 के बारे में, GSTR 5 जो है वो NRTP को भरना पड़ता है। किसको? NRTP, वो हम लोग ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखा था ना, 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेगा, एडवांस में टैक्स लायबिलिटी भरेगा, पासपोर्ट बेसिस पे रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो इंडिया का नहीं है बाहर का है वो वाला, उसको मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सिर्फ एक रिटर्न फाइल करना है, आउटवर्ड सप्लाई का कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं देना है। और रजिस्टर्ड NRTP इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेपरेटली स्टेटमेंट और आउटवर्ड सप्लाई। जैसे कि GSTR 1 था वैसा कुछ फाइल करने की जरूरत नहीं है। GSTR 1 में भी हम लोग ने देखा था 6 लोगों को छोड़ के बाकी सबको GSTR 1 देना है, वो 6 में एक ये भी था, ठीक है। इन प्लेस ऑफ द सेम, उसकी जगह पे आपको क्या देना है, GSTR 5 देना है, हर मंथ देना है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है, इसमें 2 ड्यू डेट है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। अगर आप NRTP देखोगे तो उसका जो ड्यू डेट है वो 2 है, विद इन 20 डेज आफ्टर एंड ऑफ अ कैलेंडर मंथ। जो कैलेंडर मंथ है, जो मंथ खत्म हो जाता है, समझो अप्रैल मंथ खत्म हो रहा है तो उसके नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, मई का 20 तारीख, या फिर 7 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको पता रहेगा तो इनको कितना वो रजिस्ट्रेशन का टाइम लिमिट था कि 180 डेज वगैरह कुछ था, ठीक है। तो वो जो आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है उसके विद इन 7 डेज, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, दोनों में से जो अर्लियर पीरियड रहेगा वहां तक आपको क्या कर देना है, रिटर्न फाइल कर देना है। मतलब 2 ड्यू डेट दी हुई है, उसमें से जो अर्ली इवेंट होगा उधर तक आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल कर देना है, अगले महीने की 20 तारीख या फिर जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उसके 7 दिन के बाद, ठीक है। वैलिडिटी बेसिकली रजिस्ट्रेशन की रहेगी उसके 7 दिन। बाद में क्या है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल। NRTP को जो क्या करना है, टैक्स भरना है, इंटरेस्ट भरना है, पेनल्टी भरना है। पर आप बोलोगे सर इनको तो एस्टिमेटेड बेसिस पर पहले भरना पड़ता था ना, रजिस्ट्रेशन लेने से पहले एस्टिमेटेड बेसिस पर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, इंटरेस्ट पेनल्टी तो नहीं, जो टैक्स है वो पहले भरना पड़ता था। तो अभी क्या है ये टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, देखो वो टाइम पे समझो ये लोग ने 50,000 रुपया एस्टिमेट लगाया कि टैक्स पेमेंट आएगा मेरा इतना, पर आ जाता है 1 लाख रुपए। तो वो केस में क्या होगा, जो बच गया 50,000 रुपया वो क्या करना पड़ेगा, अभी आपको भरना पड़ेगा। NRTP इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न, ये आपको ध्यान रखना है। वो जब एनुअल रिटर्न देखेंगे तब देख लेंगे किसको भरना है किसको नहीं भरना है।
फिर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है, यहाँ पे 3-4 लोगों का ड्यू डेट ऑफ पेमेंट दिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे शायद समरी बनाया नहीं बनाया, ठीक है, वो मैंने अपने क्लास के नोट्स में बनाया था, यहाँ से बता देता हूँ किस किस के लिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है। जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए क्या है, जीएसटीआर 3B है, जीएसटीआर 3B के साथ वो कर देंगे, एनआरटीपी जीएसटीआर 5 के साथ क्या करेगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ पर्सन जो क्या करता है, जीएसटीआर 4 फाइल करता है, मतलब ऐसा पर्सन जो कंपोजिशन लेवी में है, उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए एनुअल रिटर्न का टाइम तो 30 अप्रैल है, पर जो टैक्स पेमेंट का है वो जब क्वार्टर खत्म होगा उसका नेक्स्ट 18 तारीख है, वो क्या हो जाएगा, टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट हो जाएगा। जो हम लोग ने ऊपर हर एक सेक्शन में पढ़ा है, तो ये चीज इग्नोर कर दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ऊपर आगे देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया उसमें कुछ गलती हो गया तो क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जीएसटी में रिवीजन का कंसेप्ट नहीं है, आप अपना रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। और जब आपको पता चलता है कि मैंने कुछ गलती कर दी थी पिछले पीरियड में, तो जब आप वो वापस रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें वो गलती को सुधार दो, उसके साथ इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह जो भी है वो फाइल कर जमा करा दो और आपका वो गलती एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। गलती रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट क्या है, अगले साल का जो सितंबर मंथ का रिटर्न का ड्यू डेट है वो, मतलब जो 20 अक्टूबर या फिर एनुअल रिटर्न जब फाइल करते हो वो डेट, दोनों में से अर्ली डेट रहेगा, वहां तक आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। टाइम लिमिट क्या है, जो मैंने अभी बताया वही है, अगले महीने का सितंबर मतलब 20 अक्टूबर, और जब आप एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग करते हो एनुअल रिटर्न, वो डेट दोनों में से अर्लियर जो है वो आपका क्या मान लिया जाएगा, तब तक आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। देखो रिवीजन आप अलाउड नहीं है, रेक्टिफिकेशन सब्सिक्वेंट रिटर्न कर सकते हो, कब तक, ये पीरियड तक कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटिनी, अगर आपके ऊपर गवर्नमेंट कुछ, अगर देखो ये कभी आप कर सकते हो पता है रेक्टिफिकेशन, जब आप खुद अपनी गलती मान रहे हो कि भाई मैं पुराने पीरियड में भूल गया था अपना ये सब चीजें डेटा दिखाना, अब मैं सामने से आ रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब मेरी गलती हो गई थी मेरे से, तो आप इंटरेस्ट पेनल्टी लेके वो गलती माफ करो, ठीक है। पर अगर गवर्नमेंट आपका स्क्रूटिनी करती है, ऑडिट करती है, इंस्पेक्शन करती है, एनफोर्समेंट करती है, ये सब चीजें गवर्नमेंट करती है, और उसके बाद आपके ऊपर कुछ डिमांड लाती है, तो उसका आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपको पेनल्टी सब देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई रिटर्न जो है 39(1) वाला, 39(1) क्या होता है, जीएसटीआर 3B होता है, रिटर्न फर्निश्ड अंडर 39(1), जो कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर फुल्ली पे करोगे, मतलब अगर 50,000 का टैक्स है, पूरा 50,000 पे कर दोगे तो आपका रिटर्न वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर अ करंट मंथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन रिटर्न ऑफ द प्रीवियस मंथ हैव बीन फाइल्ड। ऐसा नहीं कर सकते अप्रैल मई जून का रिटर्न फाइल नहीं किया, अभी आप सीधा क्या बोल रहे हो कि भाई मैं जुलाई का रिटर्न फाइल करूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। अप्रैल का भी फाइल करना पड़ेगा, मई का भी फाइल करना पड़ेगा, जून का भी करना पड़ेगा, जुलाई का भी करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हम मैं प्रीवियस मंथ का रिटर्न नहीं फाइल करूंगा उसके बाद सीधा करूंगा। आपको हर मंथ का कंसिस्टेंट बेसिस पे क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है। फिर बात करें, अ टैक्स पेयर नीड टू बी इलेक्ट्रॉनिक साइन और सबमिट रिटर्न, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड नॉन फाइलिंग। आपका जो रिटर्न है वो आपको ई साइन करना पड़ेगा, डीएससी से कर दो, या फिर ओटीपी आता है आधार कार्ड वाला, आधार ओटीपी उससे कर दो, या फिर आपका वो जो होता है ना ईवीसी जिसको बोलते हैं, आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर या ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है, ये सब मेथड है, यहाँ से आपको वेरीफाई करना है, तभी आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा वैलिड। फिर बात करते हैं यहाँ पे कुछ अदर रिटर्न के बारे में। अदर रिटर्न में जैसे फर्स्ट रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, ये सब। फर्स्ट रिटर्न का मतलब क्या होता है, देखो आप क्या हुए, यहाँ पे आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप समझो 20 दिन के बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और उसके कुछ दिन बाद 10 दिन बाद आपको क्या मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिल गया, ठीक। तो रजिस्ट्रेशन कब मिला, 30-40 दिन के बाद मिला यहाँ पे, ठीक। पर रजिस्टर का इफेक्टिव डेट क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे हो जाएगा, समझे। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया है तो जिस दिन आप लायबल हुए थे वही आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। तो यहाँ से आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, करेक्ट। पर आप तो एक्चुअली आपके पास आरसी तो यहाँ पे आया है, तो उसके केस में अगर आप लोग जब आगे या पहले मैंने अगर रिवीजन में इनवॉइस डाला रहेगा या फिर जो भी मैं बाद में अगर डालूंगा, तो इनवॉइस चैप्टर में देखा था एक रिवाइज इनवॉइस करके डालना पड़ता है। तो वो इतने पीरियड का आपको क्या करना पड़ेगा, एक फर्स्ट रिटर्न करके फाइल करना पड़ेगा, जिसमें इतने पीरियड का आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल देना पड़ेगा, बस वो वाली चीज है। फर्स्ट रिटर्न के बाद एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न नाम से ही पता चल रहा है। देखो 40 यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो सेक्शन नंबर कौन सा था, एक सेकंड, सेक्शन नंबर 40 तक, करेक्ट है। 41, 42, 43 जो है वो मैचिंग वगैरह के रिलेटेड है, जो आपके सिलेबस का अभी कानून में ही इतना कुछ उसका हो नहीं रहा इम्पैक्ट, तो वो निकाल दिया है।
सीधा सेक्शन 44 के ऊपर आते हैं, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो आपका साल का एक रिटर्न जाएगा उसकी बात हो रही है। उसका ड्यू डेट क्या है, उसका ड्यू डेट है अगले साल का 31 दिसंबर उसका ड्यू डेट है। आगे जहाँ पे भी आएगा देख लेंगे। ये रिटर्न किस किस को फाइल करना है आपको पता रहेगा। GSTR1 किस किस को फाइल नहीं करना था, सब सेम टू सेम पर्सन है, पर इधर से कंपोजिशन पर्सन निकाल दिया है। GSTR1 में से कंपोजिशन पर्सन निकाल के कैजुअल टैक्सेबल पर्सन डाल दिया है। बाकी सब के सब लोग वही है और कोई अलग नहीं है, ठीक है। मतलब हर एक पर्सन को फाइल करना है। GSTR1 भी हर एक पर्सन को फाइल करना था, पर 6 लोगों को नहीं करना था। यहाँ पे भी 6 लोगों को नहीं करना। 6 लोग में से सर यहाँ पे तो 5 ही दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे TDS है और यहाँ पे TCS है, समझ लो। तो ये टोटल 6 हो जाएंगे। पर वहां पे कंपोजिशन टैक्स पेयर था, उसको निकाला है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को डाला है, तो याद करने के लिए आसानी रहेगा। एनुअल जो रिटर्न है वो कब तक करना है, अगले साल के 31 दिसंबर तक आपको फाइल कर देना है। ड्यू डेट अगर चाहे तो एक्सटेंड हो सकता है, जो आपको पता है कितना एक्सटेंड हो रहा है। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि रिकंसिलेशन, अगर आप ऑडिट GST ऑडिट की लिमिट के अंदर आते हो तो आपको जो आपका रिटर्न फाइल करना है वो तो करना ही है। उसके साथ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स का एक कॉपी देना है। उसके साथ साथ आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देना है, जो कि सर्टिफाइड होना चाहिए। कौन करेगा, CA करेगा या कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या रिकंसाइल करेगा, आपका जो रिटर्न में सप्लाई दिया हुआ है वो और अकाउंट्स में जो डिटेल दिया हुआ है दोनों को रिकंसाइल करेगा। फिर बात करते हैं फॉर्म नंबर कौन सा है, GSTR9 में आपका क्या होता है, एनुअल रिटर्न फाइल होता है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो 9A में आप फाइल करोगे। फिर बात करते हैं फाइनल रिटर्न की। फाइनल रिटर्न सेक्शन 14(5). फाइनल रिटर्न नाम ही दिख रहा है, जो लास्ट में आप रिटर्न फाइल करोगे उसको क्या बोलेंगे, फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न का क्या डेट है, क्या कंसेप्ट है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि 39(1) में रिटर्न फाइल करता था, मतलब GSTR3B फाइल करता था, और उसका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो रहा है या फिर कैंसिल हो रहा है। सरेंडर मतलब खुद से कैंसिल कर रहा है, खुद से सबमिट कर रहा है कि भाई अभी मुझे GST में नहीं रहना, और कैंसिल मतलब कुछ किसी और उसने वो 13 काम में से कोई काम कर दिया या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया, वो वाली चीज। तो उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा GSTR10 में। उसका ड्यू डेट क्या रहेगा, जब आपका कैंसिलेशन हो रहा है या फिर आपका ऑर्डर आ रहा है कैंसिल का, उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो भी अर्लियर डेट रहेगा, मतलब ये डेट या ये डेट, दोनों में से जो अर्लियर डेट रहेगा, लेटर डेट, सॉरी, दोनों में से जो बाद वाला डेट रहेगा, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न सबमिट कर देना है। 3 महीने के अंदर अंदर। और लेटर डेट, डेट ऑफ कैंसिलेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। सर ये दोनों अलग अलग है क्या, कभी कभी ऐसा हो सकता है। देखो अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो कैंसिलेशन के लिए, तो आपने अप्लाई किया कैंसिलेशन का, कुछ टाइम बाद क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि गवर्नमेंट आपका कैंसिल करिए और आपको पहले ऑर्डर देते, करेक्ट। फिर बात करते हैं UIN वालों के लिए क्या होगा। UIN क्या होता है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखा था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये वो जो रहते हैं ना, यूनाइटेड नेशन के एम्बेसी, कॉन्सुलेट, उन लोग को दिया जाता है ताकि वो लोग रिफंड ले सकें। When UIN is issued for claiming refund of tax paid on inward supply, जो भी वो इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स पे किया है उसका रिफंड लेने के लिए अगर उन्होंने UIN लिया है तो उनको GSTR11 में क्या करना पड़ेगा, अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बस इतना ही दिया हुआ है। और अगर UIN जो हुआ है, वो UIN इश्यू हुआ है, वो रिफंड के अलावा कोई और पर्पस के लिए हुआ है, तो उनको GSTR11 में वही तो बात है कि भाई उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पता है, इधर इतना आपको याद रखना है कि GSTR11 में क्या होगा, UIN वालों का रिटर्न फाइल होगा। फिर सेक्शन 46 और 47। 46 में क्या बोला है कि अगर आप रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट करते हो तो आपको नोटिस भेजा जाएगा कि भाई तुमने रिटर्न नहीं फाइल किया। जब आपको नोटिस आ जाएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है, रिटर्न फाइल कर देना। उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट होते हो तो आपके ऊपर लेट फीस लगाया जा सकता है। सेक्शन 47 में क्या, सेक्शन 47 में आपके ऊपर लेट फीस लगाया जाएगा। इसमें किस किस पे लगाया जाएगा, जो आपका GSTR1 है, जो GSTR सेक्शन 39 में GSTR3B हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, या फिर फाइनल रिटर्न जो है, इनके ऊपर अलग लेट फीस लगेगा, और जो एनुअल रिटर्न है उसके ऊपर अलग लेट फीस लगेगा। ठीक है, एनुअल रिटर्न के ऊपर अलग लेट फीस लगेगा और बाकी सबके ऊपर अलग लेट फीस लगेगा। तो लेट फीस क्या रहेगा, 5,000 रुपया ले लो वो, या फिर हर एक दिन का, मतलब आज आपको रिटर्न भरना था, 10 तारीख को रिटर्न भरना था, उसके बाद जितने टाइम तक आपने नहीं भरा उसका हर दिन का 100 रुपया। 100 रुपया और 5,000 दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उतना आपको क्या भरना पड़ेगा, लेट फीस भरना पड़ेगा। और एनुअल रिटर्न वालों के केस में सेम है, 100 रुपया तो वही है, प्लस यहाँ पे 5,000 नहीं है, आपका जितना भी टर्नओवर इन स्टेट है, टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर इन यूटी है, उसका 0.25% और ₹100 पर डे जब तक डिफॉल्ट रहता है, दोनों में से लोअर अमाउंट जो भी है वहां तक आपको क्या कर देना है, सिंपल सी बात है, वहां तक आपको लेट फीस फाइल करनी है।
फिर बात करते हैं, इट मे बी नोटेड दैट लेट फीस पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न एज मेंशन अबव इज रेफरेंस टू ओनली सीजीएसटी एक्ट। ये इतना जो पेनल्टी है ना, ये 100 रुपए, ये सिर्फ सीजीएसटी एक्ट का है। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी कंबाइन कर दोगे तो 200 रुपए हो जाएगा, आईजीएसटी करोगे तो ये 200 रुपीज हो जाएगा। फिर सेक्शन 48 जो कि लास्ट सेक्शन है ये चैप्टर का, जो क्या बोलता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर की बात करता है कि हम क्या बताएंगे, कुछ लोगों को जीएसटी बनाएंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको चीजें क्या याद रखनी है बताएं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो यहाँ पे कोई लोग जो है वो एलिजिबल होंगे, अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ना तो आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए, जीएसटीपी बनने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जीएसटीपी है, ये लोग एलिजिबल है जीएसटीपी बनने के लिए। उसके बाद आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कंप्लाई कर दोगे तो आप क्या बन जाओगे, तो आप जीएसटीपी बन जाओगे। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि ये लोग वो एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहली बेसिक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, बेसिक कंडीशन कि हर एक आदमी इंडियन सिटीजन होना चाहिए जिसको जीएसटी बनना है। दूसरा, साउंड माइंड, मतलब लोगों को पत्थर नहीं मारता हो। तीसरा, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अगर इंसॉल्वेंट रहेगा तो घपला करेगा बैठ के ये सब रेवेन्यू मैटर्स में, तो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। और उसको कोर्ट ने कोई कन्विक्ट नहीं किया रहना चाहिए, मतलब साफ चरित्र का रहना चाहिए, उसने चोरी, डकैती, रेप, मर्डर नहीं किया रहना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक कंडीशन, ये तो आपको सेटिस्फाई करनी ही है। इसके साथ साथ जितनी भी नीचे कंडीशन दी हुई है उसमें से कोई एक कंडीशन तुम सेटिस्फाई कर दो। पहला क्या है, आप रिटायर्ड ऑफिसर होने चाहिए। कहाँ के रिटायर्ड ऑफिसर होने चाहिए, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सीबीआईसी। या तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के क्या होने चाहिए, कमर्शियल ऑफिसर होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है तो वहाँ पे जो पहले वैट वगैरह था उनके, या फिर कोई लोकल बॉडी टैक्स था उनके क्या रहने चाहिए, कोई भी कमर्शियल ऑफिस टैक्स ऑफिसर रहने चाहिए, टैक्स डिपार्टमेंट और रिटायर्ड ऑफिसर रहने चाहिए, या सीबीआईसी मतलब कस्टम के या पुराने एक्साइज वगैरह के आप क्या रहने चाहिए, ऑफिसर रहने चाहिए। हु ड्यूरिंग सर्विस अंडर गवर्नमेंट हैड वर्क पोस्ट नॉट लोअर देन रैंक ऑफ बी ग्रेड गजेट ऑफिसर। और ऐसे ऑफिसर होने चाहिए जो बी ग्रेड के ऑफिसर्स के लेवल से कम नहीं होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट ये लेवल के ऑफिसर होने चाहिए। दूसरा, एक ऐसे आदमी जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर थे या फिर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर थे। ये क्या होता है सर, जो पुराना कानून था जहाँ पे एक्साइज था, वैट था, सर्विस टैक्स था, उसमें आप टीआरपी होने चाहिए या फिर सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर होने चाहिए, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और आपने काम 5 साल से कम नहीं किया रहना चाहिए, तो आप क्या एलिजिबल बन जाओगे। थर्ड पॉइंट, अगर आपके पास जो नीचे दी हुई है वो क्वालिफिकेशन है तो भी आप क्या मान लिए जाओगे, आपको एलिजिबल हो जाओगे जीएसटीपी बनने के लिए। पहला क्या था, आप गवर्नमेंट जो इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है स्टेट का या फिर सेंट्रल का सीबीआईसी, उसके कमर्शियल टैक्स ऑफिसर होने चाहिए और मिनिमम बी ग्रेड के जो गजेट ऑफिसर होने चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि आप जीएसटी, टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर, जीएसटी पे नहीं, जो पुराना टैक्स लॉ था उसके प्रैक्टिशनर होने चाहिए, मिनिमम 5 साल के लिए होने चाहिए। और तीसरा क्या बोलता है, ये सब कंडीशन में कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप क्या मान लिए जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे जीएसटीपी के लिए। सबसे पहले आपने सीए, सीएस या सीएमए का एग्जाम पास किया होना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, कोई भी डिग्री एग्जामिनेशन इंडियन यूनिवर्सिटी का या फॉरेन यूनिवर्सिटी का, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम है उसके लेवल का है, उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो वो भी चलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, फिर ऊपर आ जाते हैं, आप क्या हो, ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर आपके पास डिग्री है कॉमर्स की, लॉ की, बैंकिंग की, ऑडिटिंग की, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट की। मतलब जितने भी कॉमर्स में आपको डिग्री मिल रही है ना, उसमें आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के रिलेटेड या उसके इक्विवेलेंट डिग्री मिल रही है तो आप भी बन सकते हो। फिर क्या बोला है कि आपने डिग्री एग्जाम पास किया है, कहाँ का, फॉरेन यूनिवर्सिटी का पास किया है। यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी था, यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी, पर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी को इंडियन यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट डिग्री एग्जाम माना गया है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, कोई भी अदर एग्जाम जो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफाइड किया हुआ है, तो वो भी मान लिया जाएगा, ये आप कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं व्हाट आर द एक्टिविटीज विच कैन अंडरटेकन बाय जीएसटीपी। जीएसटीपी क्या काम कर सकता है, तो भाई आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई का डिटेल दे सकता है, फर्निश कर सकता है। आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई का मतलब सेल्स का और परचेज का प्लस उसके रिलेटेड चीज। आपको रिटर्न फाइल कर सकता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में को डिपॉजिट कर सकता है, इंफॉर्मेशन ई वे बिल के रिलेटेड फाइल कर सकता है, फर्निश चालान फर्निश कर सकता है। मतलब जो भी जीएसटी के रिलेटेड काम होते हैं एक बार रीड कर लेना, वो सब ये काम कर सकता है। अगर आप जो जीएसटी, अगर आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो या फिर आप कोई भी सीए ऑफिस में एज ए आर्टिकल काम करते हो जीएसटी के रिलेटेड, जो आप काम करते हो वो आप काम कर सकता है। ठीक है,
फर्निशिंग रिटर्न थ्रू जीएसटीपी, जीएसटीपी के थ्रू आपको रिटर्न फाइल करना है तो क्या होगा, तो व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू फर्निश हिज रिटर्न थ्रू जीएसटीपी, सच रजिस्टर्ड पर्सन गिव्स हिज कंसेंट, जो भी वो पोर्टल में जाएगा अपना लॉगिन करेगा और कंसेंट देगा कि भाई ये जीएसटीपी मेरा रिटर्न प्रिपेयर करेगा। बिफोर कंफर्मिंग सबमिशन ऑफ एनी स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय जीएसटीपी, एंश्योर करेगा कि जो भी फैक्ट उसने डाले हैं जीएसटीपी में, जितने भी जो जीएसटीपी है उसने जितने भी फैक्ट डाले हैं वो सही है, ये ट्रू एंड फेयर है, ये आपका काम है कि भाई देख लो। The responsibility of correctness of any particular furnished in the written or other detail filed by GSTP, किसके पास रहेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही जीएसटीपी ने कुछ भी अनसन डाल दिया, वो रिटर्न फाइल कर दिया, पर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, रजिस्टर्ड पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा चेक करना कि भाई उसने सही किया है या गलत किया है। ऐसा नहीं कि उसको काम दे दिया फिर वो जो चाहे कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। फिर क्या बोला, रजिस्टर्ड पर्सन बिफोर कंफर्मिंग शुड एंश्योर दैट द फैक्ट मेंशन इन द रिटर्न आर ट्रू एंड करेक्ट, जो भी उसने फैक्ट है वो ट्रू एंड करेक्ट है, सिग्नेचर करने से पहले उसको देखना है। However, failure to respond to the request for confirmation is treated as a deemed confirmation, अगर कोई confirmation नहीं आया तो मान लिया जाएगा कि confirm हो चुका है। फिर ये एक बार रीड कर लेना भाई, थियरी पार्ट है। प्रोसीजर क्या रहेगा एग्जाम का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेसिकली, जो समझो ना, मैं बताता हूँ आपको, मुंह से बता देता हूँ। अगर कोई जीएसटीपी है वो क्या कर रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है, तो जीएसटीपी हर एक क्लाइंट का लॉगिन आईडी वगैरह नहीं लेगा, उसको बेसिकली खुद का लॉगिन आईडी दे दिया जाएगा, पासवर्ड दे दिया जाएगा। जो मैं क्लाइंट हूँ, मैं अगर उसको अप्रूव करता हूँ कि ये मेरा जीएसटीपी बनेगा, तो उसके जो उसका लॉगिन रहेगा जीएसटीपी का, वो करेगा तो उसको दिख जाएगा ये मेरा क्लाइंट है, और उसके थ्रू वो अपने लॉगिन से क्या कर सकता है, रिटर्न वगैरह फाइल कर सकता है। अगर कोई क्लाइंट है वो क्या चाहता है कि ये मेरा जीएसटीपी ना रहे, तो वो क्या कर सकता है, उसको निकाल सकता है एनी टाइम, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर प्रोसेस क्या है, अगर आपको जीएसटीपी बनना है उसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे आपने क्या किया, एप्लीकेशन दे दिया। सबसे पहले आप एप्लीकेशन दोगे कि मुझे जीएसटीपी बनना है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, या तो वो एक्सेप्ट कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या बोला कि जो आपने एप्लीकेशन दिया वो स्क्रूटिनाइज होगा, मतलब चेक होगा, और जीएसटीपी सर्टिफिकेट आपको ग्रांट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा तो आपको रीजन दिया जाएगा क्यों रिजेक्ट हुआ, मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। अभी क्या होगा, अगर आपका एक बार एनरोलमेंट हो गया तो वो लाइफ टाइम रहेगा, जब तक वो कैंसिल नहीं होता तब तक वो आपका एनरोलमेंट जीएसटीपी के तौर पे रहेगा। अगर नो पर्सन एनरोल्ड एज अ जीएसटीपी इज एलिजिबल टू रिमेन एनरोल्ड अनलेस ही पास, अगर आपको एनरोलमेंट मिल गया है कोई दूसरे कारण से, तो आप एनरोल नहीं होगे जब तक आप वो एग्जाम नहीं दोगे और एग्जाम में पास नहीं होगे। जो NACAIN होल्ड करता है वो एग्जाम आपको पास करना है। और जो पुराने जीएसटीपी थे, जैसे कि आपका सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, उनको क्या बोला था कि आप लोगों को हम क्या बोल रहे हैं कि आप आ जाओ यहाँ पे और आपको हम लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर बना देते हैं पर कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे वही बोला है कि उनको जो बनाया था, जो पुराने टैक्स रिटर्न प्रिपेयर थे या फिर जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर थे, उनको 30 मंथ के अंदर अंदर क्या करना है, ये एग्जाम देना है और एग्जाम को पास करना है, नहीं तो हम उनको लात मार के निकाल देंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका रिटर्न चैप्टर खत्म हो जाता है पूरा। ये मैं बोलता हूँ आप एक बार समरी ले लेना, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल लेना अगर पॉसिबल हो, और उसके बाद आपका 2 पेज में हो जाएगा। साथ में देखो इतनी सारी स्पेस है आसपास, यहाँ पे नीचे ऊपर कुछ लिख देना जो वहाँ से मिसिंग है मॉड्यूल से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो 1-2 पेज में आपका पूरा रिटर्न टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन मस्ट सॉल्व करना भाई, क्वेश्चन मत नहीं मस्ट सॉल्व करना भाई। उससे क्या होता है बेसिकली, उससे आपको पता चलेगा कि थियोरी का प्रैक्टिकल